तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ ये कहानी को सुनाने के लिए। आज के कहानी में एक माँ, बुजुर्ग माँ 4 बच्चों की माँ होती है। अब वो माँ चारों बच्चों से अलग रह रही थी क्योंकि माँ अपने ही घर में रहती है और चारों बच्चे जो है सब अपने-अपने काम में व्यस्त था। एक बेटा दिल्ली चला गया, तो दूसरी एक बेटी जो है उत्तर प्रदेश का कानपुर में चली गई और ये पूरा कहानी जो है उत्तर प्रदेश का ही है। और उसी कानपुर में एक गांव में रहा करती थी और जो छोटी लड़की है वो कानपुर देहात का ही हनुमान विहार इलाका में जो लुरा कस्बा है वहाँ पर पहुंची थी कामकाज के सिलसिले में और वहाँ पर रहकर काम कर रही थी। उस लड़की का नाम होता है आकांक्षा। आकांक्षा अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी और वो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो कानपुर में जाकर वो जो हनुमान विहार है वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। अब आए दिन माँ से बातचीत होती थी क्योंकि माँ भी घर पर अकेली थी और जो छोटा वाला भाई है आकांक्षा का वो भी जॉब के लिए इधर उधर दौड़ भाग करता था। लेकिन जब भी वो छोटा भाई अपने घर से बाहर जाता वो अपना मोबाइल जो है माँ के पास छोड़ के चला जाता। अब की बार जब वो गया दिल्ली की जाना था, दिल्ली चला भी गया और इस बारे में बाकी दो बहन और भाई को बताया जो तुम लोग का छोटा भाई जो है दिल्ली जा रहे काम के सिलसिले में और तुम लोग जो है मुझसे बात करने के लिए तुम अपने भैया का मोबाइल पे ही कांटेक्ट करना क्योंकि माँ के पास मोबाइल नहीं होती थी। जिसके चलते दोनों बहन और जो बड़ा वाला भाई है, बड़ा वाला लड़का उस परिवार का, सब छोटे भाई के मोबाइल पर फ़ोन करते माँ से बातचीत करता, यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन बात अगस्त महीने की है, अगस्त बल्कि जुलाई महीने की है। जुलाई महीने से लेकर अगस्त महीने के करीब 20 तारीख आ जाती है। माँ अपनी छोटी लड़की से बात करने के लिए, आकांक्षा से बात करने के लिए, जो कानपुर में ही हनुमान विहार में रहा करते रेस्टोरेंट में काम करती थी, तो बात नहीं हो पा रहे थे। फ़ोन पर घंटी तो जा रही थी लेकिन कोई बात नहीं हो पा रही थी। जिसके चलते माँ जो है अपनी बेटी को मैसेज करती है, व्हाट्सएप मैसेज करती है और व्हाट्सएप मैसेज जो है सीन होती है। सीन होने के बाद उसका रिप्लाई भी आती है लड़की की ओर से, लेकिन रिप्लाई में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जिसके चलते माँ को जो है उस मैसेज को लेकर शक हो जाता है जो उसके बेटी के साथ कुछ ना कुछ हो गया और ये जो रिप्लाई कर रहे हैं मेरी बेटी नहीं बल्कि कोई अननोन पर्सन कर रहे होंगे। तो इसी डाउट को लेकर माँ, क्योंकि माँ से बात भी नहीं हो रही थी, माँ अपने तीनों बच्चों से भी बात किया फ़ोन पर, तीनों बच्चों को भी बताया। तीनों बच्चे दूर थे जिसके चलते माँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर आखिरकार हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करती है। हेल्पलाइन नंबर से बात होती है और उन लोगों ने पूरा डिटेल लेने के बाद कहा, देखिए माँ जी, आपका प्रॉब्लम हम लोग समझ सकते हैं लेकिन आपको जाना चाहिए, जिस जगह पर आपकी बेटी काम करती है उस जगह पर जाइए और वहाँ पर जाकर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के बारे में बताइए, पुलिस वाले आपकी मदद करेंगे। अब माँ क्या करती, माँ का नाम था विजय श्री। विजय श्री जो है हेल्पलाइन का जो नंबर से बात हुई उनका एडवाइस सुनकर माँ हनुमान विहार पहुँचती है और हनुमान विहार में जो पुलिस स्टेशन लगती है वहाँ पर जाकर अपनी बेटी आकांक्षा के बारे में सब कुछ बताती है जो ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस वाले ने पूरा बात सुना, सुनने के बाद माँ से पूछा, विजय श्री से पूछा, जो आपको क्यों लग रहा है जो आपकी बेटी के साथ कुछ हो गया, क्या कोई दुश्मन है? आपके बेटी ने कभी कुछ बताया? तो विजय श्री ने बताया, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन करीब 20-22 दिन 25 दिनों से मेरी बेटी से बात नहीं हो रही, लेकिन मेरी बेटी से मैसेज के ज़रिए बात हुई थी और इसी मैसेज को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है, सबसे ज़्यादा डाउट तब हुई। तो पुलिस ने पूछा क्या था मैसेज में और क्या लिखा था। विजयश्री बताती है, जो दरअसल मैं अपनी बेटी को जब फ़ोन कर रही थी फ़ोन नहीं उठाया, रिंग कट हो रहा था, फ़ोन कट हो रही थी, लेकिन जब मैं मैसेज करती हूँ व्हाट्सएप में तो मैसेज का रिप्लाई आती है, सीन भी होती है और रिप्लाई में कहती है, जो भैया मैं बाद में बात करती हूँ। और इसी बात को, इसी रिप्लाई जो भैया मैं बाद में करती हूँ, इसी से मुझे डाउट है। पुलिस ने पूछा क्यों इस पर डाउट है? तो विजय श्री ने बताया, क्योंकि मेरी बेटी को पता है, मेरे बच्चे लोगों को, सारे लोगों को पता है जो मैं उन लोगों का भैया नहीं हूँ और मैं उसकी माँ बात कर रही हूँ। अगर कोई माँ अपने बच्चों से बात करेगी तो वो लोग भैया करके रिप्लाई कैसे करेंगे? तो पुलिस ने और आगे पूछा तो आगे विजयश्री बताए, दरअसल ये नंबर जो है, मैं जिस नंबर से मैंने अपनी बेटी से कांटेक्ट किया, मैसेज किया,
वो नंबर मेरे बेटे का है। तो पुलिस ने साफ-साफ कहा, तो आपकी बेटी का भैया ही हुआ ना, तो भैया इसीलिए वो उसने। तो विजयश्री ने कहा, बात तो सही है। जब मैं जिस नंबर से मैसेज किया वो भैया का ही न उसका भैया का नंबर है, मेरे बेटे का, छोटा वाला बेटे का नंबर। लेकिन मेरा छोटा बेटा जो है गाँव में नहीं है, वो दिल्ली गए हुए काम के सिलसिले में, और सबको पता है बाकी बच्चों को, जो मेरे छोटे बेटे का ही मोबाइल मैं यूज़ करती हूँ, और वो जब भी घर से बाहर जाते हैं वो फ़ोन घर पर ही छोड़ कर जाते हैं, और उसी से सारे लोगों से बातचीत होती। लेकिन मेरी बेटी को भी पता है, तो फिर मेरी बेटी कैसे इस तरीके से रिप्लाई कर सकती है जो भैया मैं बाद में बात करती हूँ? क्योंकि मेरी बेटी को अच्छी तरह से पता है, ये जो फ़ोन कर रही है, मैसेज कर रही है, मेरी माँ का है। तो कोई लड़की अपनी माँ से कैसे कहेगी, जो सब कुछ जानते हुए, जो भैया मैं बाद में बात करती हूँ? तभी मुझे डाउट होता है, जो ये मोबाइल मेरी बेटी के पास नहीं बल्कि किसी अननोन पर्सन के पास है, और मेरी बेटी से बात क्यों नहीं हो रही? पुलिस वाले भी पूरा मामला को समझते हैं, समझने के बाद पूरा डिटेल लेता है, जो कहाँ रहती है आपकी बेटी। तो लोरा कस्बा करके एक जगह है, वहाँ का नाम बताती है विजयश्री, और एक और नाम बताते हैं। दरअसल मेरी बेटी जो है, हम लोग सजनीपुर का रहने वाले हैं, और मैं सजनीपुर में ही रहा करता हूँ, और मेरी जो चारों बच्चे हैं बाहर काम करते हैं, और मेरी बेटी जो है हनुमान विहार में, लोरा कस्बे में आकर हनुमान विहार में ही एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताती है पुलिस वाले को। उसके बाद लोरा कस्बा इलाका में एक किराए पर मकान लेकर वहाँ पर रहती है, लेकिन उसके साथ एक उसका कलीग जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता है, उसके साथ लिव इन में रहता है। अब इसे सुनने के बाद पुलिस वाले को सब मामला क्लियर समझ में आ जाती है। जो वो लड़की जो है 20 साल उम्र होती है, आकांक्षा, और वो लिव इन में किसी लड़का के साथ प्यार मोहब्बत के चक्कर में दोनों साथ में एक ही कमरे में रहते हैं। अब पुलिस इस खबर को पाकर फौरन उस लोरा कस्बा इलाका में जाते हैं, और जाने के बाद सबसे पहले तो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं पुलिस का टीम, और लोरा कस्बा जिस इलाका में वो रूम पर किराए पर रहते थे उसका एड्रेस लेकर वहाँ पर पहुँचते। पहुँचने के बाद, क्योंकि उसी रेस्टोरेंट में जो लड़का के साथ लिव इन में रहता था, उसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, नाम होता है सूरज। सूरज भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस 20-22 साल का ही होगा। आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, यही है सूरज। और इसे पुलिस वाले लेकर सीधा उस घर में पहुंचता है। घर में पहुंचने के बाद घर का मुआयना करता है और सूरज से पूछताछ करता है। जब सूरज से पूछताछ करता है, सूरज एकदम साफ क्लियर बताते हैं, जो साफ जो मेरे पार्टनर थे, रूम पार्टनर आकांक्षा, कुछ दिनों से हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद वो गुस्से में इस कमरे को छोड़कर चली गई, जो और कहने लगी, जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अलग जगह में रह लूँगी। उसके बाद हमें पता चला, जो वो इस इलाका को ही छोड़ दिया, और वो रेस्टोरेंट में भी नहीं आती है। सूरज ने साफ साफ पुलिस वाले को ये बात बताया, तो पुलिस वाले को भी लगा जिस हिसाब से ये एक छोटा सा लड़का है, भले ही बालिग है लेकिन बहुत छोटा है, तो इसके लिए पुलिस वाले भी उसके मासूमियत पर गया, और उसको ऐसा ज़्यादा पूछताछ नहीं किया, लेकिन उसे पूछा, जो तुम्हें क्या लगता है, कोई उसकी ज़िंदगी में कोई और आया नहीं आया? तो उसने कुछ नहीं बताया, जो मुझे नहीं पता सर, हम लोग तो बस उसी जगह में काम करते हैं, और जब आराम करने का वक्त होता है हम दोनों यहाँ आ जाते, कभी वो आते कभी मैं आ जाता हूँ, लेकिन कभी कभी शिफ्ट अलग अलग होती है, जिसके चलते मैं अकेला घर पर रहता हूँ और वो वहाँ काम कर रही होती है। ये सब सारे वगैरह तहरीर सूरज ने पुलिस वाले को विजयश्री यानी आकांक्षा के माँ के सामने दिया, लेकिन आकांक्षा के माँ के डाउट जो है उसी सूरज के ऊपर चले जाते हैं। पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत डाउट कर रहा था सूरज का बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, लेकिन कोई सबूत नहीं थी। इस वजह से पुलिस के रडार में सूरज तो आ जाता है, और आकांक्षा का मोबाइल नंबर लेकर उसका लोकेशन टेस्ट करता है। जब लोकेशन टेस्ट करता है, पता चलता है जिस दिनों से बात नहीं हो रही थी, और उसके 2-3 दिनों बाद मोबाइल का लोकेशन कहीं और जगह दिखा रहा था, जो ट्रेन से सफ़र करते हुए, ऐसा जो रेलवे का लाइन है उस लाइन पे उस मोबाइल का नंबर ट्रेसिंग में पाया जाता है। तो इस पे पुलिस वाले को भी थोड़ा लगा, शायद सूरज सही कह रहे हैं, आकांक्षा किसी के साथ भाग गई होगी, जो इनके घर वाले को, इनके माँ को नहीं पता है। अभी ये मानकर तो चल रहा था, लेकिन आकांक्षा कहाँ है वो सबसे पहले ढूंढना है पुलिस वाले को। माँ यहाँ बहुत परेशान है। अब जो सूरज है उसका मोबाइल का नंबर लेता है और उसका CDR चेक करता है, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग चेक करता है, उसका लोकेशन, लास्ट लोकेशन चेक करता है। चेक करने के बाद उसके मोबाइल से एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में साफ साफ क्लियर हो जाता है, जो आकांक्षा और सूरज के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था। दोनों का बहुत सारे सेल्फी थी, लेकिन एक सेल्फी ऐसा थी जिसे देखकर पुलिस को जो है शक यकीन हो जाता है, क्योंकि उस सेल्फी में आकांक्षा जिस हिसाब से थी सूरज के साथ, ऐसा लग रहा था जो आकांक्षा के बॉडी में जान नहीं है, और इस तरीके से सेल्फी लिया गया। अब पुलिस वाले
क्लियर जब हो जाती है उसके बाद सूरज को अब थोड़ा सख्ती करता, बालिग हो चुका था, उसका कड़ाई से पूछताछ करता। जब कड़ाई से पूछताछ होती है, आखिरकार सूरज हार मानता है और पूरा सच्चाई बताने का ठान लेते हैं। सूरज अब पुलिस वाले को बताता है, जो साहब आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको मैंने मर्डर कर दिया और यमुना नदी है, यमुना नदी में मैं फेंक दिया, और ये घटना जो है मैंने जुलाई महीने को ही 22 तारीख को उसके साथ ही घटना को अंजाम दिया था। अब इसे सुनने के बाद पुलिस हैरान, क्योंकि अगस्त महीने क्या 20-22 तारीख को ये सब उसे सूरज से पूछताछ हो रही थी और काफ़ी दिन हो गया। जुलाई और अगस्त में ऐसे ही यमुना नदी का पानी जो है उफान पर थी, और ऐसे में 20-22 दिन गुजर जाने के बाद उसके बॉडी को, आकांक्षा के बॉडी को ढूंढ पाना नामुमकिन है। फिर भी पुलिस वाले कोशिश करता है, लेकिन जो पहले ही लगा था नामुमकिन था, तो मिला नहीं आकांक्षा के बॉडी। उसके बाद अब सूरज ने जब कबूल कर लिया जो उसने ये आकांक्षा को मारा और यमुना नदी में फेंक दिया, पुलिस ने पूछा जो तुम अकेले कैसे कर सकते हो, तो सूरज एक और नाम बताता है जिसका नाम होता है आशीष। आशीष जो है, और सूरज मूल तौर पे जो फतेहपुर का रहने वाला था, और आशीष भी फतेहपुर से ही उसका मदद करने के लिए यहाँ पर आया था, जो हनुमान विहार कानपुर के अंदर है, क्योंकि सूरज ने उसे बुलाया था, वो अपने दोस्त का मदद करने के लिए फतेहपुर से वहाँ पर पहुँचा था। अब बात आती है पूरा डिटेल, जब सूरज ने बताया जो मैं और आकांक्षा पहली बार, मैं जब फतेहपुर में रहा करता था और आकांक्षा जो है इसी जगह पर अपनी माँ के साथ रहा करती थी सजनीपुर में। हम दोनों का दोस्ती जो है इंस्टाग्राम के ज़रिए होती है, फिर हम दोनों में बातचीत होती है मैसेज के ज़रिए। अब बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ा, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, प्यार करने लगे। अब हम दोनों मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ आकांक्षा सब कुछ बताई थी, जो मैं नौकरी का तलाश कर रही हूँ और नौकरी के लिए मुझे कानपुर हनुमान विहार में जाना है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ मुझे इंटरव्यू देना है और वहीं पे मुझे काम करना है, और मुझे उम्मीद है मैं वहाँ काम करने लगूंगी। उसके बाद सूरज को पूरी बात बताते हैं, अगर मिलना ही है तो तुम भी वहाँ पर आ जाओ हनुमान विहार में। अब पहले आकांक्षा चली जाती है, वहाँ पे काम लग जाती है, वहाँ आकांक्षा काम भी करने लगती है, और जो लोरा कस्बा है वहाँ पर एक रूम लेकर किराए पर रहने लगती है, और यहाँ सूरज से बराबर बातें होती थी, घर वाले से भी बातचीत होती, सब कुछ होती थी। सूरज भी कुछ दिनों बाद उसी हनुमान विहार में पहुंचता है फतेहपुर से पहुंचने के बाद आकांक्षा से मिलता है। मिलने के बाद वो भी उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में आकांक्षा रहा करती थी, उस कमरे में अब दोनों रहने लगते हैं। लेकिन सूरज अब फतेहपुर लौटना नहीं चाहता था, सूरज भी इसी जगह पर रहकर दोनों, वो भी कुछ काम करना चाहता था, इसीलिए आकांक्षा के कहने पर उसी रेस्टोरेंट में सूरज को भी काम लग जाता है और दोनों वहाँ काम करने लगते हैं, और दोनों लिव इन में उसी लोरा कस्बा में उस कमरे में रहने लगते हैं। बस ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन जाने के बाद सूरज की ज़िंदगी में एक और लड़की का एंट्री हुई। अब सूरज उससे भी बातें करने लगे, उसका इसका भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब इसकी भनक आकांक्षा को लगी तो आकांक्षा इसका खुले तौर पर विरोध करने लगी, जिसमें विरोध करने पर सूरज को बहुत गुस्सा हुआ, नाराज हुआ। सूरज इस बात को अपने नई नवीली गर्लफ्रेंड जो बनी थी उसे भी बताया, जो ऐसा ऐसा है, मैं जिसके साथ लिव इन में रहता हूँ वो अब चिढ़ती है, ऐसा ऐसा करती है। तो नई नवीली जो गर्लफ्रेंड है उसने भी बताया, जो देखो ये तो सही बात है, तुम दो लड़की को कैसे रख सकते हो, और दोनों के साथ तुम लिव इन में नहीं रह सकते, अगर तुम उससे प्यार करते हो उसी के साथ रहो, मुझे भूल जाओ। लेकिन सूरज जो है, जो नई गर्लफ्रेंड बनी थी उसे वो भूलना नहीं चाहता था। इस वजह से सूरज ने कहा, जो देखो मुझे आकांक्षा से पीछा छुड़ाना है और तुम्हारे साथ रहना है। तो नई नवीली जो गर्लफ्रेंड है उसने बताया, ठीक है अगर ऐसी है तो तुम उसे ब्रेकअप कर लो और उसे पीछा छुड़ा लो। अब सूरज का रवैया जो है आकांक्षा को लेकर बदल जाती है। उसी कमरे में रहकर आकांक्षा समझ रही थी जो ये मेरा पीछा छुड़ाना चाहता है, इसीलिए आकांक्षा ने इस बात को लेकर, ऐसी तो झगड़ा होता था दोनों के बीच में कि कमरे में जो रहते थे पति पत्नी के जैसा। उसके बाद आकांक्षा को जब लगा जो ये मेरा पीछा छुड़ाना चाहती है, तो आकांक्षा ने उसे धमकी दे दिया, जो देखो अगर तुम मुझे पीछा छुड़ाने के सोच रहे हो और मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगी, तुमने मुझे यूज़ किया, मेरा रेप किया और मेरे साथ इतना दिन रहा। इस बात को लेकर सूरज और आकांक्षा के बीच में उस दिन बहुत झगड़ा हुआ, जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। झगड़ा होने के बाद इतना गुस्सा आता है कि आकांक्षा एक थप्पड़ जड़ देते हैं सूरज के ऊपर। इस थप्पड़ को खाने के बाद वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसी बीच जो है वो लपकते हुए आकांक्षा को गला पकड़ लेता है, और तब तक गला दबा कर रखता है, इतना तेज गला दबाता कि आकांक्षा को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, वो छटपटा रहा था। लेकिन सूरज का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, उस थप्पड़ के वजह से वो गला दबाते ही गया, और आखिरकार आकांक्षा आखिरी सांस ले लेती है। जब आखिरी सांस ले लेती है, वो शांत पड़ जाता है, तब सूरज को ख्याल आता रही ये मैंने क्या कर दिया, इसकी तो मौत होगी। अब उसका पसीना छूटने लगे।
फिर वो थोड़ा टाइम इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करने के बाद उसे ख़्याल आया, अरे बॉडी को तो ठिकाने लगाना है, लेकिन मैं अकेला कैसे ठिकाने लगा सकता हूँ। इसीलिए वो अपना एक जिगरी दोस्त जो फ़तेहपुर में रहता था, जिसका नाम आशीष होता है, आशीष को फ़ोन करता और पूरी बात अपने बता देते, जो मेरे साथ जो लिव इन में रहती थी आकांक्षा, उसका ऐसा-ऐसा हुआ और मैंने उसको मार डाला। तेरी मदद चाहिए, उसका बॉडी को ठिकाने लगाना है। अब जो दोस्त है आशीष, वो अपने दोस्त का मदद के लिए इधर-उधर ना सोचते फ़ौरन फ़तेहपुर से हनुमान विहार पहुँचता है। लोरा कस्बा इलाका में जाने के बाद अपने दोस्त सूरज से मिलता है। उसके बाद आकांक्षा को देखता है। देखने के बाद दोनों ने मिलकर एक सूटकेस में आकांक्षा के बॉडी को पैक करता है। और रात गहरी हो चुका था, बारिश का सीज़न था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके चलते रास्ते पर भी गिने-चुने लोग ही जा रहे थे, गिने-चुने गाड़ी जा रहे थे। इस रात का फ़ायदा और इस बारिश का फ़ायदा उठाकर ये दोनों जो है उस हनुमान विहार से 100 किलोमीटर दूरी पर जाता है। यमुना नदी का पुल पर, एक पुल पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद ये लोग इधर-उधर देखते हैं और देखने के बाद उस पुल से, जो जिस टाइम यमुना नदी का पानी जो है उफान पर था, और उस पुल से उस सूटकेस को नदी में फेंक देता है। फेंकने के बाद ये दोनों बड़े आराम से आते हैं। उस रात आशीष जो है उसी घर में सूरज के साथ रहते हैं और रहने के बाद दूसरा ही दिन वो फ़तेहपुर लौट जाता है, लेकिन आशीष उसी कमरे में रहकर उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब रही बात ये जो मैसेज का ज़रिए बात ये सब कैसे हुई? दरअसल जो आकांक्षा के मोबाइल है वो सूरज के पास ही थी और आकांक्षा को आकांक्षा के माँ बार-बार फ़ोन कर रही थी और ये सूरज को नहीं पता थी, क्योंकि सूरज आकांक्षा के भाई का मोबाइल उसके माँ के पास थी। और उसी मोबाइल से जब बार-बार कॉल आ रहा था तो देखा कि आकांक्षा का भाई भैया लिखा था उसमें। सूरज समझ जाता है जो ये आकांक्षा का भाई का नंबर है, इसीलिए वो रिसीव नहीं कर रहा था, क्योंकि आकांक्षा के आवाज़ में तो बात नहीं कर सकता। वो फ़ोन कट कर रहा था। माँ यहाँ परेशान होती। जब माँ मैसेज करती है व्हाट्सएप में, जो बेटा तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, फ़ोन उठा, बात कर। तो इतने में सूरज जो है रिप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि भैया मैं थोड़ी देर में बात करूँगी, बाद में बात करती हूँ। जब भैया करके लिख कर मैसेज किया, क्योंकि सूरज को पता था उसका भाई का फ़ोन आ रहा है और भाई का ही मैसेज है, तो इसीलिए उसने सोचा और इस मैसेज को कर दिया। तभी माँ विजय श्री को डाउट होता है। पुलिस में जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। अब रही बात, जब पुलिस आकांक्षा के मोबाइल का लोकेशन चेक कर रहा था, तो उसका लोकेशन अलग जगह पे क्यों दिखा रहा था? इसके पीछे भी सूरज ने एक तगड़ी दिमाग लगाया था। सूरज 3 दिन बाद, इस मर्डर के 3 दिन बाद आकांक्षा के मोबाइल को लेकर जो है वो एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद एक बॉगी में चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद आकांक्षा के मोबाइल चुपचाप तरीके से उस बॉगी में छोड़कर वो उतर आते हैं, क्योंकि सूरज को पता थी आज नहीं तो कल आकांक्षा के बारे में छानबीन होगी, बातचीत होगी, उसको ढूंढा जाएगा। हो सकता है उसका मोबाइल का लोकेशन टेस्ट किया जाए और मैं पकड़ा जाऊँ अगर मेरे पास मोबाइल रही। तो इसीलिए दिशा भटकाने के लिए पुलिस को और जांच अधिकारियों का सूरज उस मोबाइल को जानबूझकर ऑन कर कर उस ट्रेन के डिब्बों में छोड़ देता कि ट्रेन चले और ये जो कहानी बनाई थी जो वो यहाँ से चली गई, ताकि लोगों को लगा और इसी शुरुआत में पुलिस को भी लगा था हो सकता है जो आकांक्षा वाकई कहीं चली गई हो उस लोकेशन को देखने के बाद। लेकिन कड़ी दर कड़ी जोड़ते जोड़ते आखिरकार पुलिस सूरज तक पहुंचती है और पूरा सच्चाई सामने आती है। सूरज उगलते हैं और सूरज के कहने पर फतेहपुर में जाकर आशीष को भी हिरासत में लेता, दोनों को हिरासत में लेकर कोर्ट पेश करता है। कोर्ट जो है इन दोनों को लंबे समय के लिए जेल तो भेज देती है, लेकिन भले ही फांसी का सज़ा सुना दे उस सूरज को, लेकिन हमारे देश में फांसी अब शायद ही किसी को होगी, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ हैं जो लोग चाहते हैं जो फांसी किसी को ना हो, किसी की वही मौत की सज़ा ना हो, उसको सुधारने का मौका देना चाहिए। वैसे ही सूरज जिस हिसाब से दिखता है 20-22 साल का एक लड़का, तो उनके पीछे भी बहुत सारे एनजीओ पड़ जाएंगे अगर उसे फांसी की सज़ा होती, और फिर कुछ शायद उसका ट्रायल चलते चलते ऐसी लंबी समय ले ले जो उसका फांसी की सज़ा माफ़ कर दे। और अगर फांसी की सज़ा हुई तो, क्योंकि उसका भी ट्रायल ही चल रहा है, उसका सज़ा मुकर्रर नहीं हुआ, फिर उसको कुछ दिन जेल में बिताने के बाद उसको सुधारने के लिए कोई एनजीओ द्वारा वो बाहर भी आ जाए, और यही हमारा देश का कानून है। तो ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात का है, और कानपुर देहात में हनुमान विहार करके एक जगह है और इसी हनुमान विहार के एक छोटा सा लोकेशन है लोरा कस्बा, जहाँ पर वो आकांक्षा रहा करती थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।